हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, ड्यूअल कंसेप्ट, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया था अभी थोड़ी देर पहले। ड्यूअल कंसेप्ट कहता है हमारी जो असेट होती हैं वो बराबर होती हैं हमारी लायबिलिटीज के। असेट्स और लायबिलिटीज को मैंने डिस्कस कर लिया था। अब मैं दिखाऊंगा कि असेट्स और लायबिलिटीज दोनों की दोनों इक्वल कैसे होती हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेटमेंट से। बेसिकली मैंने बताया था कि अकाउंट्स में उन सभी ट्रांजैक्शन को, उन सभी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट है, एक्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए मनी का होना जरूरी है और बिजनेस को स्टार्ट करते हुए हमें बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। तो एक्स एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस को स्टार्ट करने वाला पर्सन है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस में कुछ पैसा लगाया। जैसे ही एक्स बिजनेस में पैसा लगाएगा तो इसमें मनी इन्वॉल्व हो जाएगी, और मनी इन्वॉल्व होने का मतलब है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहेगा कि मनी इन्वॉल्व है तो अकाउंट्स में लिखना है, और लिखते वक्त हमें फॉलो करना है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी अकाउंट्स को मेंटेन करने बैठोगे तो आप मान लेना कि आपको बिजनेस, तो जब मेरे पास ये स्टेटमेंट आई जिसमें मनी इन्वॉल्व थी तो मुझे कहा गया अकाउंट्स को मेंटेन करना है, तो मैं अकाउंट्स को मेंटेन करते वक्त मैंने तो मान लिया कि मैं हूं बिजनेस, मैं हूं एक्स एंड कंपनी, और एक्स एक बिजनेसमैन है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, और जो पैसा बिजनेसमैन ने मुझे दिया है यानी बिजनेस को दिया है, क्योंकि मैं तो बिजनेस हूं, मेरे को भी पैसा एक्स ने दिया है, ये पैसा मैंने एक्स को वापस देना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं बिजनेस हूं, मैंने अकाउंट्स को मेंटेन करना शुरू किया, और पहली स्टेटमेंट मेरे पास आई, एक्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश लगाकर। अब जैसे ही एक्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश लगाकर और पैसा बिजनेस में लगाया, और मुझे कहा गया अकाउंट्स को मेंटेन करो, तो मैंने मान लिया कि मैं हूं बिजनेस और बिजनेसमैन ने मुझे पैसा दिया है। तो जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा तो मुझे नजर आएगा कि इस स्टेटमेंट के अंदर मनी इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, तो मैं कैश को लिखूंगा। और ये कैश जो मैंने मान लिया कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया वो है 50,000 रुपए। और मैथमेटिक्स का एक नॉर्मल सा रूल है कि कोई भी चीज बढ़ती है तो प्लस करते हैं, कम होती है तो उसे किया जाता है माइनस। अब जैसे ही बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में कैश बढ़ गया, और बढ़ाने के लिए कैश को कर देंगे हम प्लस। और हमने पढ़ा था जो कैश होता है वो होती है बिजनेस की एक असेट, तो ये हमारी बन गया एक असेट। बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश लगाया 50,000 रुपए, कैश बैलेंस बढ़ गया 50,000 से, जो कि है बिजनेस की एक असेट, जिसको मैंने 50,000 से बढ़ा दिया। अब ये जो पैसा बिजनेसमैन ने मुझे दिया था यानी बिजनेस में लगाया था, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस ने ये पैसा बिजनेसमैन को वापस देना है। वापस देना है इसका मतलब ये बिजनेस की लायबिलिटी भी है, तो यहां पर एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और उस लायबिलिटी का नाम है बिजनेसमैन की कैपिटल। बिजनेसमैन का नाम है एक्स, तो ये हो गई एक्स की कैपिटल, हमारे बिजनेस की लायबिलिटी, और ये जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी 50,000 से। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हम खुद ही तो बिजनेसमैन हैं, हम अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो हमारा ही लगाया हुआ पैसा हमारे लिए ही लायबिलिटी कैसे होगा? तो मैं उनको कहता हूं कि ध्यान से सुनो, हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो बताता है जब भी आप अकाउंट्स को मेंटेन करोगे तो आप मान लोगे कि आप बिजनेस हो, बिजनेसमैन नहीं हो। अगर आप अपने आप को बिजनेस मान के चलोगे और बिजनेसमैन एक आउटसाइडर होगा, तो उस आउटसाइडर ने हमारे पास, बिजनेस के पास पैसा लगाया है, ये पैसा बिजनेस ने बिजनेसमैन को वापस देना है। बिजनेस ने बिजनेसमैन को वापस देना है, तो बिजनेस की तो लायबिलिटी ही बनेगा कि बिजनेस के पास पैसा आया है, ये पैसा बिजनेसमैन को वापस देना है। देना इसका मतलब बन जाएगा हमारी लायबिलिटी। तो कुल मिलाकर देखिए तो एक कैश को बढ़ा दिया मैंने 50,000 से, और एक एक्स की कैपिटल यानी लायबिलिटी को बढ़ा दिया 50,000 से, एक असेट को बढ़ा दिया 50,000 से, एक लायबिलिटी को बढ़ा दिया 50,000 से। असेट लायबिलिटी दोनों बढ़ गई, यानी दोनों की दोनों चल रही हैं इक्वल। यही मैंने आपको बताया था कि हमारी जो असेट होती हैं हमेशा लायबिलिटी के बराबर होती हैं। यही हमारा ड्यूअल कंसेप्ट है। और जैसे ये स्टेटमेंट को मैं समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं और प्रूव करता हूं, तो मैं यहां पर इससे पहले जो 3 कंसेप्ट यूज किए थे, तीनों कंसेप्ट को पूरा प्रॉपर ढंग से यूज कर लेता हूं, क्योंकि हमारा जो पहला कंसेप्ट था वो था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो कहता है जब भी अकाउंट्स को मेंटेन करोगे आपको मानना पड़ेगा कि आपको बिजनेस, चेक करो मैंने अपने आप को बिजनेस माना। दूसरा कंसेप्ट था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो कहता है मनी इन्वॉल्व होगी तो लिखना है, चेक करो मनी इन्वॉल्व थी तो मैं लिख रहा हूं, और लिखते वक्त यूज कर रहा हूं ड्यूअल कंसेप्ट, जो बताता है कि हमारी जो असेट होगी वो हमारी लायबिलिटी के होगी बराबर। तो तीनों कंसेप्ट जो हमने पढ़े थे वो तीनों कंसेप्ट हमने यहाँ पर एक साथ यूज कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। अगला जो पॉइंट है वो है गुड्स यानी माल, परचेज यानी खरीदा, और कैश यानी कैश में। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमारा जो काम होता है कि पैसा लगा दिया है, अब माल को खरीदना है ताकि उसको बेचना शुरू करें। अब माल को खरीदने के हैं 2 तरीके, या तो खरीद सकता हूं कैश में या फिर खरीद सकता हूं उधार। तो पहले मैं मार्केट गया, मैंने माल को कैश में परचेज किया, तो माल यानी गुड्स, परचेज यानी खरीदा, और कैश।
जैसे ही मैं माल को खरीद कर लेकर आऊंगा तो माल लेकर आऊंगा और पैसा देकर आऊंगा, मेरे पास माल आ जाएगा यानी स्टॉक आ जाएगा और कैश मेरे पास से चला जाएगा। तो जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा क्योंकि स्टॉक खरीद के लेकर आ रहा हूं, और कैश कम हो जाएगा क्योंकि मेरे पास से कैश इसके अगेंस्ट जाएगा। तो मेरे पास जो माल था मैंने परचेज किया 20,000 का, तो 20,000 से मेरा स्टॉक बढ़ गया और इसके बदले मैंने 20,000 की पेमेंट की। पेमेंट करते ही मेरा जो कैश है 20,000 से हो गया कम, और स्टॉक जो था हमने पढ़ा था ये होता है हमारी असेट, और कैश को भी पढ़ा था ये भी होता है हमारी असेट। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैंने एक असेट को बढ़ा दिया 20,000 से और एक असेट को कम कर दिया 20,000 से। एक असेट को बढ़ा दिया 20,000 से, एक असेट को कम कर दिया 20,000 से, यानी टोटल असेट में कोई भी चेंज नहीं आया है। एक असेट को 20,000 से बढ़ा दिया गया, एक असेट को 20,000 से कम कर दिया गया, टोटल असेट्स विल रिमेन सेम। चेक कर लेते हैं, मेरे पास कैश था 50,000 रुपए का जो कि मेरी असेट थी। 50 के कैश में से मैंने 20 का कैश कम कर दिया, यानी असेट में कैश रह गया 30,000 रुपए, और एक नई असेट आ गई जिसका नाम है स्टॉक जो कि है 20,000। तो 30 का कैश था, 20 का स्टॉक था, टोटल 50 है। लायबिलिटी को इस स्टेटमेंट में मैंने यूज नहीं किया, हाथ नहीं लगाया, ना बढ़ाया ना कम किया, तो लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। लायबिलिटी में जो कैपिटल पड़ी थी वो सेम चल रही है। तो असेट और लायबिलिटी फिर से हैं इक्वल, जो हमारा ड्यूअल कंसेप्ट कहता है कि असेट का टोटल हमेशा लायबिलिटी के बराबर रहेगा। हर एक स्टेटमेंट को अकाउंट्स में इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि असेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होती हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। फिर वो कहता है गुड्स को परचेज किया राम से, और इस बार जो माल हमने खरीदा वो कैश में ना खरीद के उधार खरीदा। हम जिससे माल लेने के लिए गए तो वो कहता है कि भाई मैं तो आपको जानता हूं पहले से, आप पहले भी माल लेकर गए थे, एक काम करो आप माल उधार लेके जाओ, 2 महीने बाद पैसा देना। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तो फायदा ही है, अभी जो पैसा देना पड़ेगा वो 2 महीने बाद देना पड़ेगा, हम इस पैसे को कहीं और यूज कर पाएंगे। तो मैंने राम से माल को खरीदा उधार। उधार खरीदने का मतलब मैंने इसके बदले पैसा दिया नहीं है, पैसा मैं बाद में दूंगा, अभी पैसा नहीं दिया है, पैसा देना है। देना है इसका मतलब मेरी लायबिलिटी, क्योंकि मैंने बताया था वो सब कुछ जो हमने लोगों को देना होता है वो होता है हमारी लायबिलिटी। जैसे मैंने गुड्स को परचेज किया राम से उधार, माल खरीदते ही फिर से मेरे पास स्टॉक आया, यानी एक स्टॉक बढ़ गया 10,000 से, जो कि होती है मेरी असेट, और इसके बदले पैसा दिया नहीं, पैसा देना है। देना है इसका मतलब मेरी लायबिलिटी है, देना है इसका मतलब मेरी लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों, राम क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया था जिन लोगों से हम उधार माल खरीदते हैं, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है उन्हें पैसा देना होता है, वो होती है मेरी लायबिलिटी, और जिन लोगों से उधार माल खरीदते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेडिटर। अब जरा चेक करें ध्यान से, स्टेटमेंट को लिखने के बाद स्टॉक को मैंने 10,000 से बढ़ा दिया, यानी एक असेट को 10,000 से बढ़ा दिया, क्रेडिटर्स को मैंने 10 से बढ़ा दिया, यानी एक लायबिलिटी को बढ़ा दिया, एक असेट को बढ़ा दिया, एक लायबिलिटी को बढ़ा दिया। असेट और लायबिलिटी दोनों फिर से चल रही है इक्वल, यानी फिर से हमारा ड्यूअल कंसेप्ट यहाँ पर प्रूव किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, मेरे को लगा कि जो लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं उनको बैठने के लिए ऑफिस में फर्नीचर की जरूरत है, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, बैठना तो पड़ेगा, सोफा भी चाहिए, तो हमने कुछ फर्नीचर को परचेज किया कैश में। रिमेंबर, फर्नीचर को परचेज करना और गुड्स को परचेज करने में फर्क है। गुड्स हम खरीदते हैं बेचने के लिए, फर्नीचर हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, उसे हम खुद यूज करते हैं, इसलिए मैं वर्ड गुड्स यूज नहीं कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने फर्नीचर को परचेज किया कैश में, हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा और हमारे पास से कैश चला जाएगा, यानी मेरा फर्नीचर बढ़ जाएगा और मेरा कैश कम हो जाएगा। मैंने अमाउंट ले लिया है 10,000, मैंने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, मेरा फर्नीचर बढ़ गया 10,000 से, और पेमेंट करते ही मेरा कैश बैलेंस कम हो गया 10,000 से। अब देखा जाए तो फर्नीचर भी मेरी एक असेट है और कैश भी मेरी एक असेट है। ओवरऑल देखूं तो एक असेट को मैंने फिर से 10,000 से बढ़ा दिया और एक असेट को कम कर दिया 10,000 से, यानी असेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, असेट में कोई चेंज नहीं हुआ, लायबिलिटी को भी हाथ नहीं लगाया, यानी असेट और लायबिलिटी फिर से दोनों चल रहे हैं इक्वल। और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। कैश को जमा कराया बैंक में, मुझे लगा जो पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं मुझे ऑफिस में रखने पड़ते हैं या फिर जेब में रखने पड़ते हैं, मैं होल्ड नहीं करना चाहता था, तो मैंने सेफर ऑप्शन चूज किया कि मैंने बैंक में अकाउंट खोला और वहां पर जाकर पैसे जमा करा दिए। तो कैश जमा कराया बैंक में। जैसे ही मैं पैसा बैंक में जमा कराता हूं तो प्रैक्टिकली बात करें, पैसा बैंक में जमा कराते ही हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है और हमारा जो कैश बैलेंस होता है वो हो जाता है कम। तो मान लो मैंने 5,000 रुपए बैंक में जमा कराया, जैसे ही 5,000 रुपए बैंक में जमा कराए, मेरा बैंक बैलेंस 5,000 से बढ़ गया और मेरा कैश बैलेंस 5,000 से हो गया कम। और कैश जो होता है वो है मेरी असेट, बैंक जो है वो भी है मेरी असेट। मैंने देखो एक असेट को 5,000 से बढ़ा दिया और एक असेट को कर दिया 5,000 से कम, यानी फिर से एक असेट बढ़ गई एक असेट कम हो गई, असेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, लायबिलिटी को भी टच नहीं किया, ना असेट में चेंज ना लायबिलिटी में चेंज, यानी असेट लायबिलिटी फिर से चल रही हैं इक्वल।
और इसी पॉइंट को उल्टा कर दे तो हम बैंक को गए, बैंक से पैसा निकाल कर लेकर आए, जैसे ही पैसा बैंक से निकालेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाए, सॉरी बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। हम बैंक को गए, बैंक से 2000 रुपए निकाल कर लेकर आए, जैसे ही बैंक से पैसा निकालेंगे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और बैंक से पैसा निकाल कर लेकर आएंगे तो हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। फिर से कैश हमारी एक असेट है और बैंक बैलेंस भी एक असेट है। कैश बैलेंस एक असेट को बढ़ा दिया, बैंक बैलेंस दूसरी असेट को कर दिया कम, यानी असेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। फिर से असेट और लायबिलिटी चल रही हैं इक्वल। ये था हमारा ड्यूअल कंसेप्ट और यहाँ से अकाउंट्स का बेसिक आपका स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ, हमने सिर्फ 2 क्लासेस के अंदर अलग अलग चैप्टर्स को टच किया है ताकि हम अकाउंट्स के कंसेप्ट को समझ पाए कि अकाउंट्स होता क्या है। इन चैप्टर्स में है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5। आज सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं और हमने 4 चैप्टर्स को एक साथ हाथ लगाया है। चैप्टर नंबर 1 में अकाउंट्स का मीनिंग है, चैप्टर नंबर 2 में अकाउंट्स की टर्म है, जैसे स्टॉक क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, असेट किसको कहते हैं, लायबिलिटी किसको कहते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 में आता है। चैप्टर नंबर 3 में आते हैं हमारे कंसेप्ट, जिसमें था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ड्यूअल कंसेप्ट, ये भी हमने स्टार्ट कर लिया है। और चैप्टर नंबर 5 आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट कि अकाउंट्स की डीलिंग को अकाउंट्स में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये था आज के लिए और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, कुछ नया आगे बढ़ेंगे।